2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार चुनाव आयोग द्वारा गठित फाइनेंशियल स्टेटिक टीम व हरिद्वार के सभी थाना पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। जनपद हरिद्वार पुलिस को चेकिंग के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्र के 4 वाहनों से लगभग 11 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर कार से 4,40,000 रुपए, वहीं रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान कनखल पुलिस को बुढ़ी माता मंदिर के पास से स्कोडा कंपनी की फेबिया कार से 2,15,500 रुपए बरामद हुए। वहीं हरिद्वार पुलिस और चुनाव आयोग की संयुक्त टीम के द्वारा चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान सिडकुल थाना क्षेत्र के महिंद्रा चौक से चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 2,05,000 रुपए बरामद हुए। मंगलोर पुलिस द्वारा नारसन बॉर्डर के पास से स्विफ्ट कार से 2,39,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने चारों जगह से बरामद हुए पैसे को अपने कब्जे में ले लिया है। जब तक इन पैसों का यह पता नहीं चल पाएगा कि ये पैसे कहां से और किस काम से लाए जा रहे थे, तब तक यह पैसा पुलिस के कब्जे में ही रहेगा। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जल सत्याग्रह पर नूरी खान द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर नूरी खान का बयान। महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने गुरुवार को दत्ताखड़ा क्षेत्र में नदी के 4 फुट गहरे पानी में उतरकर जल सत्याग्रह का आह्वान किया था। वहीं आज शुक्रवार को नूरी खान द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने आला अधिकारियों और सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि शिप्रा का पानी कितना मैला है और हर बार सरकार द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। भाजपा सरकार द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण के लिए 100 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। वहीं नूरी खान ने यहां तक बोल दिया कि जो भी मंत्री, सांसद या विधायक शिप्रा का पानी पीकर बताए, मैं उसे 11,000 इनाम में दूंगी। आज की इस पत्रकार वार्ता में मौजूद शहर कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष महेश सोनी जी, हमारी पार्षद भाभी सपना साखला जी, मेरी महिला कांग्रेस की साथी पूर्णिमा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों पत्रकार बंधु, आप सभी जानते हैं कि मैंने शिप्रा आंदोलन को जब भी लड़ा, पूरी मन और आत्मा और अपने शरीर के साथ लड़ा। मेरा पहला आंदोलन आपको याद होगा 2017 में 5 फरवरी या फिर कुछ ऐसी फरवरी की कोई तारीख मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 2017 में फरवरी में शिप्रा के जो बीचों बीच उस वक्त रात के 2 बजे का टेम्परेचर -2 डिग्री था। मैंने टेंट हाउस वाले से पूछा कि मुझे एक ऐसा मंच बनाना है जो पानी पर तैर सके, तो उसने कहा कि वो व्यवस्था उज्जैन में नहीं है और बाहर से बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने अपने भाइयों को बोला कि मुझे ऐसा मंच चाहिए जो पानी पर तैर सके। तो इन लोगों ने पुराने टायर खरीदे, बांस इकट्ठे किए और टायर और बांस का वो मंच बनाकर, क्योंकि सुबह इतनी बड़ी वो थोड़ा सा बोट टाइप से हो गया था, हम उसे पानी में नहीं उतार सकते थे। तो रात के 2 बजे मेरे भाइयों ने ठंडे पानी में, जब वो उतरे थे तो मैं कांप रही थी कि इतने ठंडे पानी में मेरे भाई उतरे हैं और मेरे लिए उतरे हैं, और बीचों बीच उस मंच को पहुंचा के रात 2 बजे से मैं धरने पर बैठ गई थी। क्योंकि अगर सुबह में बैठती, सुबह का इंतजार करती, तो शायद पुलिस प्रशासन मेरे इतने बड़े उसको मंच को वहाँ तक ले जाने नहीं देता। लेकिन जब रात 2 बजे मैं वहाँ बैठी थी, एक शॉल थी और जो एक छोटा सा गद्दा हमने उस पर मंच पर लगाया था, वो पानी से भीग चुका था। और मेरी जिंदगी की वो पहली ऐसी रात थी जब मैं सूरज की एक एक किरण का इंतजार कर रही थी। रात 2 बजे शिप्रा के बीचों बीच। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोक्षदायी की शिप्रा है, धार्मिक और पौराणिक महत्व है। ये भी नहीं है कि क्योंकि ठंड तो औरत को क्या आदमी को भी लगती है, लेकिन वो
दोपहर को मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मैंने अप्रैल का महीना था 2019 का, डिजिटल मीडिया हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं पानी में ज़रूर खड़ी थी, लेकिन उतनी ही ठंड आप भी किनारे से बर्दाश्त कर रहे थे पूरा वक्त। मैं घर से सिर्फ चाय पीकर निकली थी, लेकिन आप भी भूखे प्यासे ही आए थे सही समय पर। और आपने एक पल भी पलके नहीं झपकाई, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मीडिया को सेट कर लेंगे, कुछ सोचते हैं खाने से सेट कर लेंगे, किसी भी तरीके से सेट कर लेंगे। लेकिन मैंने जब मैं पहली बार प्रवक्ता बनी 15 साल पहले, तो मुझे सबसे पहली एक चीज़ जो सिखाई गई थी वो ये थी कि मीडिया की जो सबसे बड़ी सेटिंग होती है ना, मीडिया को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है खबर। उसे खबर के सिवा कुछ किसी चीज़ का लालच नहीं होता है। लेकिन यहाँ शिप्रा सिर्फ खबर नहीं थी, आपका दिल था, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका सच। और जिस तरीके से आज अखबारों में आपने छापा है, मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ नतमस्तक, क्योंकि बड़ी बेबाकी के साथ आपने सरकार की परवाह नहीं की, मंत्रियों की और नेताओं की परवाह नहीं की है, और आपने सच लिखा है कि शिप्रा प्रदूषित हो चुकी है। और जिस तरीके से आपने अपनी एक छोटी बहन का साथ दिया है, मैं बहुत बहुत आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अब कल की मैं घटना पर आती हूँ सीधे तरीके से कि सुबह 10 बजे जब मैं पानी में जाकर खड़ी हो गई, वहाँ 5 से 6 पुलिस वाले आकर खड़े हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे कम से कम पुलिस की संख्या 40 हो चुकी थी, और मुझे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना था कि मैं 1000 लोग लेकर जाती, क्योंकि कोरोना का समय है। और ऐसे ये आंदोलन एक मैसेज के रूप में था कि हम शिप्रा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उसमें कुछ देर बाद वहां पर एसडीएम महोदय आए। एसडीएम महोदय का नाम जगदीश मेहरा। एसडीएम साहब जगदीश मेहरा वहां आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप पानी से बाहर आ जाइए और उसके बाद हम बात कर लेंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा संकल्प है, मैं जब तक मुझे माकूल जवाब नहीं मिलता, यानी कि जो मुझे संतोष प्रदान करे ऐसा जवाब नहीं मिलता, मैं पानी से बाहर नहीं आऊंगी। और अगर मेरी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की होगी। और मैं एसडीएम से क्या बात करूं, उनका विषय क्षेत्र नहीं था ये। मैंने कहा आप संबंधित अधिकारी को बुलाइए। आप सोचिए कि जिस पानी के अंदर मैं रही होगी, वो पानी में 4 फीट से ऊपर में, मेरी हाइट 5 है, मैं कम से कम शायद कंधे तक उसमें बैठी हुई थी। और वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा, किनारे का ज़्यादा होगा, लेकिन पानी के अंदर का तो मुझे लगता है कि 2, 3 या 4 डिग्री ही होगा पानी के अंदर का। उन्होंने आने में 1 से 1.5 घंटा लगाया, आप लोग जानते हैं। 11 बजे एसडीएम साहब आए, 12:30 बजे वो जल विभाग की ईई को लेकर आए थे, जिनका नाम है कमल कुमार जी को लेकर आए। कमल कुमार जी से जब मैंने पूछा कि ये मिट्टी का बांध आप लोगों ने बनाया है, मतलब बच्चों को झुंझुना पकड़ाते हैं। आज के ज़माने में तो बच्चे झुंझुना नहीं पकड़ते हैं, उन्हें भी मोबाइल चाहिए, उन्हें भी डिजिटल गेम चाहिए। लेकिन आज की 21वीं सदी में ये सरकार जो खुद को आधुनिक कहती है, वो मिट्टी के पुल बना रही है। और जिस तरीके से वो काला खान नदी का जो पानी है वो हमारे शिप्रा में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि पॉलिथीन है, नारियल है, अगरबत्ती है, ये शुद्धिकरण ऊपरी दौर का है, लेकिन पानी की तासीर ही गलत हो जाए। नाले में जो मलमूत्र क्या होता है, मलमूत्र आता है ना, और जो धर्म को बांटते हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या हम उसकी जांच कर सकते हैं कि मलमूत्र कहाँ से आ रहा है और किसका आ रहा है? बताइए आप। ये कितनी शर्म की बात है। अगर जल स्रोत कोई साधारण हो, देखिए जो मेरा जल सत्याग्रह था उसे साजिश के तहत एक तो खत्म करवाने की कोशिश की। साथ में जब मैं डूब रही थी तो प्रशासन के कोई व्यक्ति, जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि हमने उन्हें बाहर निकलवाया, उनका कोई एक व्यक्ति मुझे बाहर निकालने में नहीं था। वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, उन्होंने कहा एम्बुलेंस की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, जबकि मेरा बॉडी टेम्परेचर 35 रह गया था, मौत के बहुत करीब थी मैं, 1 मिनट का फासला था इधर या उधर। लेकिन एसडीएम साहब ने जो झूठ कहा है उसे उजागर करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच खड़ी हूँ। और दूसरी बात ये है कि शिप्रा का जल मैं अपनी मीडिया के साथियों के साथ लाऊंगी, और वही जल अगर भाजपा के कोई भी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री पीकर दिखा दें
तो उन्हें मैं 11,000 रुपये की नगद राशि दूंगी, दूसरी घोषणा है। और तीसरी घोषणा ये है कि प्रशासन ने ज़रूर मेरे इस आंदोलन में व्यवधान पैदा किया। उन्होंने कोशिश की कि मेरी मृत्यु हो ही जाए, लेकिन ये आंदोलन अनवरत जब तक शिप्रा शुद्ध नहीं हो जाती चालू रहे। हाँ, मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगी कि एम्बुलेंस नहीं थी, कोई मुझे बचाने के लिए भी नहीं उतरा। और इन्होंने जो बयान दिया वो बयान में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करूंगी कि हमने इन्हें पानी से निकलवाया, हमने इन्हें अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में मेरे लिए स्ट्रेचर भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था। ये क्या हरकत है प्रशासन की, मुझे समझ में नहीं आता है। ये आंदोलन कुचलना चाहते हैं, लेकिन अब तो ये मुझे मारने के लिए उतारू हो गए हैं। क्यों, क्या कसूर है मेरा? क्योंकि मैं शिप्रा की आवाज़ उठा रही हूँ। देखिए, मुझे शहर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और सारे बड़े नेताओं ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, बधाई दी है। लेकिन मैं बधाई नहीं लेना चाहती, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अंतिम सांस तक मैं शिप्रा की पाकीज़गी और पवित्रता की लड़ाई लड़ती रहूँ। देखिए, इसे अधूरा नहीं मानेगी, क्योंकि इसे मैंने स्वतः खत्म करती तो अधूरा रहता। ये तो मेरी मतलब कि मैं मौत के करीब पहुंच चुकी थी, उसके बाद ही खत्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जल सत्याग्रह था वो माँ शिप्रा ने उसको स्वीकार किया। मेरी चुनरी जो मैं ओढ़ के गई थी वो भी माँ शिप्रा में ही रह गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद मिला है और लड़ाई लड़ने के लिए ताकत मिली है, और इस लड़ाई को मैं दुगनी ताकत से लड़ूंगी। जोधपुर सीएम के गृहनगर क्षेत्र व विधायक क्षेत्र में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम बदमाशों के हौसले बुलंद। हाथ में पिस्टल व कार में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाश हाथ में हथियार के साथ दिन दहाड़े घुसे ज्वेलर की दुकान में लूट कर भागे। सूत्रों के अनुसार लगभग 7 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। बदमाश रामनगर भदशिया क्षेत्र के पास की घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस टीम सरगर्मी से लुटेरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही शहर की नाकाबंदी कर हर संदिग्ध वाहन की तलाशी ली जा रही है। बनाट पुलिस थाने में इस दिन दहाड़े हुई लूट का मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हाल ही में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की अगुवाई में सम्मिलित हुए पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने को लेकर उत्साहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर हरक सिंह रावत के समर्थकों ने कांग्रेस हाईकमान का आभार प्रकट करते हुए जन समर्थन के साथ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को संयुक्त रूप से पत्र भेजकर पूर्व वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को हरिद्वार, ग्रामीण गढ़वाल, चौबट्टा खाल, डोईवाला इत्यादि जहां से भी कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग की है। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत एक जन समर्थन के नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उनकी ऊर्जा शक्ति का उपयोग पार्टी की मुख्य धारा में लाकर होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में गढ़वाल की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाना न्याय संगत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत का कांग्रेस में सम्मिलित होने पर सभी सामाजिक संगठन कांग्रेस हाईकमान का आभार प्रकट करते हैं। सही समय पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा उत्तराखंड के सर्वज्ञ विकास व कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। संजय चोपड़ा ने यह भी कहा कि जिस भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वह कमजोर है, ऐसी किसी विधानसभा सीट से यदि कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से आसपास की विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ऐसा विश्वास है। आसपास विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ऐसा विश्वास है। देखिए, डॉक्टर हरक सिंह रावत एक जन समर्थन के नेता हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे सामाजिक संगठन उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हैं, जैसे महिला मंगल दल हैं, जैसे किसानों के संगठन हैं, जैसे व्यापारियों के संगठन हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियल के संगठन हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो डॉक्टर हरक सिंह रावत से जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी से, माननीय हरीश रावत जी से
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के हित में और कांग्रेस की मुख्य धारा में लाकर डॉक्टर हरक सिंह रावत को यदि गढ़वाल की किसी भी सीट से जहां लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर है, जहां पर कांग्रेस 2-2 बार 3-3 बार चुनाव हारी हो, ऐसी किसी विधानसभा से यदि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को चुनाव लड़ाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि वो तो सीट जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन आसपास की कौन सी भी विधानसभा होगी उसको वो प्रभावित करेगी। और गढ़वाल की मैं समझता हूं कि 14 की 14 जो विधानसभा हैं वहां पर कांग्रेस का पताका लहराने में जो लोकसभा की 14 की 14 सीटें हैं गढ़वाल की, उसमें प्रभाव छोड़ेंगे, आसपास की सीटों पर भी प्रभाव छोड़ेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम सामाजिक संगठनों में उत्साह है और आम जनता देखेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त रही और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी लगातार मंत्री पद पर रहने के बाद भी कई बार इस बात को कहते रहे कि मुझे निश्चित रूप से भाजपा में घुटन महसूस हो रही है और मैंने जिस प्रकार से मैं कार्य करना चाहता था, उत्तराखंड का विकास करना चाहता था, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार को दी जानी चाहिए थी, उसमें से किसी प्रकार की भी कोई योजना उत्तराखंड की धरती पर नहीं आई है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी समय समय पर इन बातों को उठाते रहे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को अपमानित करके उनको निष्कासन किया है, इस बात से प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के करने में और कथनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और अब उनको सबक सिखाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से पुणे कांग्रेस हाईकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को गढ़वाल की कोई भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ाएं जहां पर मैं समझता हूं कि वो चुनाव जीतें और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव छोड़ें और कांग्रेस की जो ऊर्जा है, जो कांग्रेस की ऊर्जा है उसको बनाए रहने में, उसको और ज़्यादा संचालित करने में एक कारगर कदम उठा सकें। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले की कालिंजरा थाना क्षेत्र में एक दुल्हा खुद की शादी में दोस्तों को शराब पिलाने के लिए लाइसेंसी दुकान में चोरी कराने वाले युवक को पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के बीच से उठा लिया। आज पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 24 जनवरी तक रिमांड पर भेजा गया है। इधर शनिवार को ही युवक की बारात जानी थी, आज उसकी शादी थी और फेरे भी होने थे, लेकिन अब रिमांड के दौरान पुलिस के पट्टे खाने पड़ेंगे। इससे पहले शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने वांछित युवक के घर में छिपे होने की सूचना पर दबिश दी थी। घर में गणेश पूजन जैसे आयोजन हो रहे थे, वहीं देर शाम को नोतरा भी पड़ने वाला था। 21 दिसंबर को कालिंजरा थाना क्षेत्र में आबकारी से अधिकृत लाइसेंस दुकान पर आरोपी ने उसके एक दोस्त और एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। जांच अधिकारी निर्भय सिंह को मामले में जांच के दौरान 24 का पाड़ला निवासी अनिल एवं उसके साथियों के वारदात में लिप्त होने की जानकारी मिली। चूंकि अनिल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं बाल उपचारी को डिटेन किया गया है, लेकिन धमानिया निवासी पुंजा पुत्र रंगजी मकवाना पुलिस की पहुंच से बाहर है। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुंजा की 22 जनवरी को शादी होने वाली है। वह घर पर हल्दी रस्म एवं अन्य आयोजनों में शामिल हो रहा है। बिना देर लगाए कोतवाली और कालिंजरा थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे दबोच लिया। बाद में कालिंजरा थाना पुलिस आरोपी को साथ ले गई और आज उसे बागीदौरा स्थित अदालत में पेश किया जाएगा। सर, ये जो दूल्हे को गिरफ्तार करके लाए हो, क्या मामला है पूरा? पिछले 21 दिसंबर को बागीदौरा कस्बे में एक ठेके की दारू की दुकान को पिछले दरवाज़ा तोड़कर और चोरी हुए का मामला 10 तारीख को उस दुकान के सेल्समैन राकेश कुमार ने दर्ज कराया था। उसके अंदर हमने काफ़ी बारीकी से पूछताछ तलाश भी की और उसके अंदर गढ़ी थाने में पिछले समय घटना हुई थी, उसमें पूछताछ में ये पाया गया कि इसके अंदर कोई 2-3 नाम जो आए, 3-4 जनों के नाम आए कि इन लोगों द्वारा उस घटना में शरीक होना पाया गया, जिस पर मैं
अनिल कुमार और एक अन्य बाल अपचारी को वहाँ से प्रोटेक्शन वारंट से लाकर अनुसंधान किया और इसके अंदर एक ये पूजा उर्फ प्रकाश जो धामणिया का रहने वाला है, इसका भी इसके अंदर पहले से पूछताछ नोटों में वह अन्य मैंने गिरफ्तार किए, उनके अनुसंधान में भी इसका भी इस घटना में शरीक होना पाया गया, जिस पर उसकी तलाश कर उसको कल गिरफ्तार किया है और मुझे आगे उससे घटनास्थल की तस्दीक और इसके कब्जे से माल बरामदगी के लिए आज न्यायालय में पेश किया है, जो अग्रिम अनुसंधान करेंगे। सर इसकी शादी कब थी? इसकी शादी के मामले में पहले से तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये पूछा जा रहा है कि इसकी शादी कब है वगैरह, तो इससे अभी मैंने शादी के बारे में इससे पूछा नहीं है, लेकिन जो इधर उधर से बात आ रही है कि इसकी शादी है। आज ही बारात जाने वाली थी सर? इस मामले में मैंने अभी जानकारी पूरी हासिल नहीं की है, लेकिन शादी होने की बात सामने है कि इसकी शादी थी। कब थी क्या था इसके बारे में पूछा नहीं है, बात जानकारी नहीं है मेरे को अभी पूरी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएएस हिमांशु गुप्ता ने आज जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पद ग्रहण किया। जोधपुर शहर के जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि सर्वप्रथम राज्य सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के पालना कराई जाएगी, ताकि जिले में कोरोना की महामारी नहीं बढ़े और सभी नागरिक मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। इसको ध्यान में रखकर कोरोना महामारी अधिनियम की सख्ती से पालना कराई जाएगी। आज मैंने जो ज्वाइन किया है इसमें मेजरली जो हमारा कार्य है वो आज, जैसे आप सबको पता है कि राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। थर्ड वे में हम हैं और केसेस कल भी आपको ध्यान होगा लगभग 2200 केसेस जोधपुर में आए हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो कोरोना की है और उसके बाद में हम सभी को ध्यान है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो इसमें जो जो सरकार की प्रायोरिटीज़ होंगी और जो जो अपेक्षाएं हैं सरकार की, उसके तहत काम किया जाएगा। जिले के भागो नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने 2 वक्त की रोटी का खतरा मंडरा रहा है, जिससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने वेतन मांग को लेकर पहले तो बखो नगर परिषद कार्यालय में विरोध जताया, जिसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर विरोध करते हुए तहसीलदार ने अपनी आप बीती सुनाते हुए 3 महीने के वेतन की मांग रखी, जिस पर तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे ने उनके वेतन पत्र में साइन कर दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारी पुनः काम पर लौट गए। आप लोग क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग सफाई कर्मचारी नगर परिषद बकहो से आए हुए हैं तहसीली मैडम के पास। मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों को तत्काल पेमेंट करवाया जाए। हम लोगों ने आज 12 बजे काम रोक के मैडम के पास मिलने के लिए आए हुए हैं और हमारा मांग यही कि हमारी सब पेमेंट हो जाए। 3 महीने से हम लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हम लोग कहाँ जाएँ? मैडम आज हम लोगों को आश्वासन दी है कि आज आप लोग का पेमेंट होगा, हम लोगों का पेमेंट हो जाए। हम लोगों को कोई मांग डिमांड नहीं, हम लोग यही चाहते हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग क्यों नहीं पूरी होगी? हम लोग कोरोना वायरस में इतना रातों दिन मेहनत किए हैं, सरकार को हर वक्त साथ दिए हैं। आज हम लोग सरकारी नौकरी करके आज हमारी पेमेंट ना होगी तो हम लोग भूखे नहीं मर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित, सफाई कर्मचारी नगर परिषद बकहो। आज काम बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि उनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली, जिससे लेकर ये परेशान थे। उन्हें आज काम बंद कर दिया और आपके पास शिकायत करने लगा है। हमारे पास शिकायतें आई थी सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका बकहो से संबंधित, तो उनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। आज इनके वेतन पत्र को साइन कर दिया गया है और वेतन उनका 1-2 दिन में आ जाएगा।
जनपद रामपुर के मिलक में डॉक्टर नीलेश रस्तोगी ने संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए जनता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनका सामना करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, जिससे पब्लिक संक्रमण बीमारियों का शिकार न हो। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि गर्म पानी और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। डॉक्टर नीलेश रस्तोगी ने ओमिक्रॉन वायरस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खांसी इसका मुख्य लक्षण है। अभी जो संक्रमण चल रहे हैं, क्या कहना है आपका इस संबंध में? इस समय जो संक्रमण चल रहा है वो मौसम बदलने की वजह से वायरल ही है। इसे फ्लू की तरह देखें, क्योंकि कोविड की जो लहर एक आनी थी वो काफी हद तक कम हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इससे बचने के लिए प्राथमिक उपाय वायरल का यही है कि आप गर्म पानी पिएं, कभी भी किसी भी भीड़भाड़ के इलाके में जाते हैं तो मास्क पहन कर जाएं, हाथों को सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें और भीड़भाड़ से दूर रहें और ठंड में अनायास ना घूमें। जैसे कि एक नया वायरस और आया है, वो कैसा वायरस है? नया वायरस नहीं है, एक्चुअली ओमिक्रॉन जो आपका कोरोना वायरस है उसी का एक म्यूटेशन है, लेकिन ओमिक्रॉन की जो सीवियरिटी है वो डेल्टा से काफी हद तक कम है। इसे आप जस्ट वायरल फ्लू की तरह ही समझें। जितना बचते रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, वरना ये आपको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे नॉर्मल वायरल फीवर की तरह आपको प्रताड़ित करता रहेगा। इसके यही लक्षण है क्या और भी लक्षण है इसके? लक्षण ओमिक्रॉन के हल्का सा नए लक्षण दूसरे स्टेट्स में पता चले हैं कि शरीर पे खुजली होना एक नया लक्षण आया है। इसमें स्मेल और टेस्ट का इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, और इसमें लेकिन खांसी जल्दी हो रही है। 2 दिन बाद ही खांसी शुरू हो जाती है, बलगम आता है, शरीर टूटना, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं ही कोरोना के। 26 जनवरी नजदीक है, क्या संदेश? रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एडिशनल एसपी लखन पटले एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात पुष्पेंद्र बघेल के मार्गदर्शन पर यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है जो कि हाई स्पीड ट्रक, कार एवं मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के उल्लंघन पर एमवी एक्ट के तहत 2200 रुपये समन शुल्क जुर्माना किया जा रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से रेडियम या सिग्नल नहीं होने पर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के चालकों को वाहन के साथ दिए गए ओरिजिनल साइलेंसर लगाने की हिदायत देकर वाहन के साथ छोड़ा गया है। डीएसपी ट्रैफिक पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर गत 15 दिनों से अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर निगाह रखकर कार्रवाई की जा रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। पिछले 15 दिनों में रायगढ़ जिले में लगभग 10 लोगों ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाई। रायगढ़ शहर के साथ साथ नेशनल हाईवे पर हाई स्पीड वाहन एवं बाइक चलाने वाले पर लगातार कार्रवाई ट्रैफिक डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल के दिशा निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बताएंगे सर, रायगढ़ जिले में इस वक्त काफ़ी दुर्घटना हो रही है जिसमें मौतें हो रही हैं, इसके बारे में? रायगढ़ शहर में जो हाईवे पे ये प्रायः अभी देखने को मिल रहा है कि लोग तेज़ गति से वाहन चालन कर रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाईवे पे ओवर स्पीड करने वाले जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ शहर में जो नाबालिग बच्चे हैं जो गाड़ी उठा करके हाईवे पे निकल जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, और जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चल रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाईवे में अभी लगातार वो भारी वाहन जो है सड़क के किनारे खड़ी करके उसमें रेडियम वगैरह कुछ नहीं लगाते, इस पर कार्रवाई हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो वाहन संचालक हैं उनसे बात भी की गई है कि वो अपने वाहनों की लगातार साफ़ सफाई कराएं। जो रेडियम लगे हुए हैं वो भी दिखने चालू हो जाएं। कई बार मिट्टी, धूल में, कीचड़ में उनके जो रेडियम है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। और जिनके वाहन में रेडियम नहीं लगा हुआ है वो उसको देखें, उसमें लगवाएं, पार्किंग लाइट वगैरह सही कराएं, ताकि कभी अगर अनावश्यक रूप से अगर कभी भी हमको ऐसा दिखा कि रोड पे अगर गाड़ी खड़ी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ नगरपालिका निगम के कर्मचारी निगम परिषद के अंदर हड़ताल पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि पिछले महीने की तनख्वाह आज तक नहीं मिली।
जिससे कर्मचारियों को अपने परिवार के लालन पालन में कठिनाई हो रही है। और यह भी आरोप लगा है कि नगर निगम आयुक्त कर्मचारियों के साथ गाली गलौज के साथ बात करते हैं, जिससे कर्मचारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने कहा कि आयुक्त से हमारी चर्चा हुई, लेकिन उनका कहना है कि काम के आधार पर इनका पेमेंट किया जाएगा। पूर्व में भी नगर निगम आयुक्त कर्मचारियों की छुट्टी का आवेदन दिया और छुट्टी ले ली। साथ ही बीएल बचा होने के बावजूद कर्मचारियों का पेमेंट काट लिया जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। नगर निगम आयुक्त जब तक कर्मचारियों की तनख्वाह और सभ्यता से पेश नहीं आते, तब तक यह हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। किन बातों को लेकर हड़ताल आप लोगों ने किया है? आज हम लोगों को मेन हड़ताल कर्मचारी लोग की है कि इनको वेतन नहीं दिया गया है, और आज 18 तारीख 19 तारीख हो गई है जो है। अब सारी कर्मचारी जो है 1 महीने से ऊपर हो गया है। कोरोना काल चल रहा है, किसी के घर में बीमारी सब लगी है, जिससे इलाज कराने में इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, कर्मचारियों द्वारा यह भी आरोप लगाया कि आयुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की गई है, तो जिससे क्षुब्ध होकर हड़ताल किया हुआ। तो आयुक्त महोदय ने क्या कहा कि आप कब पेमेंट करेंगे, कुछ चर्चा हुई आपसे? महोदय ने पेमेंट करने के लिए दिया है कि काम के आधार पर पेमेंट किया जाएगा। अब वो किन लोगों को, कितने लोगों को पेमेंट करवाते हैं, कैसा कराते हैं, तो 2 दिन में पता चलेगा। शहर में तो ऐसी भी चर्चा है कि आयुक्त महोदय किसी के भी तनख्वाह काट दे रहे हैं, ड्यूटी में है उनके बावजूद। हाँ, छुट्टी भी आदमी ले रहा है तो उसका सीएल भी आवेदन दिया तो भी तनख्वाह रोकने के लिए आदेश पारित कर दे रहे हैं, जो कि गलत है। कब तक, अगर मान लीजिए आयुक्त महोदय नहीं मानते तो कब तक हड़ताल में रहेंगे? अब नहीं मानते हैं तो अब कर्मचारी जब तक चाहेंगे तब तक हड़ताल करेंगे, और उसके बाद हमारी महापौर सभापति महोदय से, विधायक जी से, कलेक्टर साहब से भी इस बारे में जाकर ज्ञापन देंगे, चर्चा करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।